गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन के, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर आपको पता होगा, जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में कितना क्या कंपोजिशन होता है। जो नाइट्रोजन होता है वो 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो डेट इज़ अप्रोक्स 21%। देन आर्गन आता है, देन अप्रोक्स 0.003% है। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो सेम ही अप्रोक्स है लेकिन बस थोड़ा कम फ़र्क है, 0.0329 कह सकते हैं, और राउंड ऑफ करके 0.03 ही लिखना होता है उसको। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं वर्टिकली किस तरीके से कंपोजिशन है, ये हॉरिजॉन्टली होता है। 99% ऑफ दीज एयर्स फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर इटसेल्फ। एंड ट्रोपोस्फेयर लाई कितने तक करते हैं, तो 0 से लेके 18 सेंटीमीटर तक कह सकते हैं, डेट इज़ अप्रोक्स ट्रोपोस्फेयर लाई करते हैं। वैसे एवरेजली जब चलो हम एवरेज लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 13 है। 13 के बाद फिर आपका 50 तक आ जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। देन आपका मेसोस्फेयर अप्रोक्स 200-300 कह सकते हैं। देन 300 से लेके 400 तक आपका थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर बट है, तो 300 से लेके 400 तो वहाँ से लाई करता है। और हमारा अर्थ ऑर्बिट के बारे में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। अर्थ ऑर्बिट की, अर्थ ऑर्बिट का भी इसमें क्वेश्चन में नाम आएगा। तो अर्थ ऑर्बिट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जहाँ पे हम अपनी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं। तो एक तो शॉर्ट है 0 से लेके 300 किलोमीटर तक का। देन मीडियम में की बात करें तो 300 से लेके अब 3600 तक किलोमीटर तक का। एंड देन है फिर 3600 किलोमीटर से अब, तो इसी हिसाब से हम प्लेस करते हैं। ये आपका शॉर्ट है, ये मीडियम है, ये लार्ज या लॉन्ग को जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। अब तो पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर की बात की जा रही है। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ द टेम्परेचर। क्या यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन पाया जाता है? इट शोज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इज इट, मतलब थर्मोस्फेयर में क्या टेम्परेचर इन्वर्जन होता है? टेम्परेचर इन्वर्जन की मैकेनिज्म बताऊँ? आई थिंक दैट इज़ नॉट लाइज इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। चलो कोई बात नहीं, देखो वही हमने बताया था, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। जो हम इस तरीके से लेफ्ट से बढ़ता है एंड जब ये इन्वर्ट होता है तो ये होता है इन्वर्जन। स्ट्रेटोस्फेयर में इन्वर्जन दिखता है, मेसोस्फेयर में अगेन इसके कंपैरेटिव में इन्वर्जन है ये, बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड द इन्वर्जन। बट आगे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहता है, तो ये कह सकते हैं हम। सेकेंड, इट कंटेन चार्ज आयन। क्या यहाँ पे चार्ज आयन पाए जाते हैं? विच एड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग। बताइए इसी जोन से हमारा कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग होता है। इज इट? नंबर थर्ड, यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट करते हैं इन दिस रीजन। तब पता है कौन सा यहाँ पे सही है? इसको आपको मैच करने के लिए जो भी मैंने अभी आपको अर्थ ऑर्बिट बताए थे, कहाँ पे क्या चीज़ लाई करती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो लो अर्थ ऑर्बिट की जो मैंने रेंज बताई थी आपको पता होना चाहिए, और जिसको मीडियम अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं। और इसके साथ आपको मैच करना होगा थर्मोस्फेयर के बीच में जो लिमिट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द चार्टर चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जब ब्रिटिश का राज हुआ तो कुछ प्रिंसेस स्टेट थी, कुछ थोड़ी इंडिपेंडेंट थी, कुछ का जो ब्रिटिशर ने उनका एक्वायर कर लिया गया था। तो उन जो प्रिंसली स्टेट थी उनमें ही यूनियन बनाने के लिए एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था 1920 में। जो भी उस वक्त के टाइम पे जितनी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है उनको कम करने के लिए ब्रिटिशर ने ये एक दांव खेला था कि क्या होना चाहिए। उसी से रिलेटेड बटलर कमीशन में 1927 में जिसने कहा था कि पैरामाउंटेसी ऑफ द ब्रिटिश फॉरमोस्ट होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये तो ये 1920 में हुआ था। इसको हम नरेंद्र मंडल के नाम से जानते हैं, और इसमें यूनियनिस्ट की कोशिश की गई थी। पहले आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया गया था। देन फिर इन्हीं को जो ब्रिटिशर थे उनको साथ लेने की कोशिश की ब्रिटिशर ने प्रिंसली स्टेट को, एंड ताकि जितनी भी रिवोल्यूशन एक्टिविटी इन देयर स्टेट कैन बी रिड्यूस्ड। एनीवे, तो क्या ये सेटअप की गई थी एडवाइज द वाइसरॉय ऑन द क्वेश्चन द एक्टिंग। इट वाज सेटअप टू एडवाइज द वाइसरॉय ऑन द क्वेश्चन द एक्टिंग। अच्छा, क्या ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है तब सेटअप किया गया था जब वाइसरॉय को लगा कि किस तरीके से हमें इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ रिलेशनशिप लेकर चलना है। इज इट? नंबर सेकेंड है, इट डिड नॉट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द इंडियन प्रिंसेस स्टेट। क्या ये सही है कि क्या ब्रिटिशर हर एक प्रिंसेस स्टेट पे जाके पूछ के उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते थे? क्या थी उनमें इतनी हिम्मत क्या, या फिर कैसे टाइम भी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जो इंक्लूडेड है इन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी की बात आई है तो मैं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बता दें कि 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऐड किया गया था इन द 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहली बात है, और ये जो स्टार्ट होता है 51A आर्टिकल में है।
एंड इसमें 11 ड्यूटी है, जो 11वीं ड्यूटी है वो 86 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डाली गई थी। एंड उसमें कहा क्या गया था कि कोई भी पेरेंट्स या गार्जियन हो कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को अपने स्कूल में भेजें। तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन दैट दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल एज पर द, और यही चीज़ RTE एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी डाली गई है। एंड राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक दोनों ही पर्सन को, एलियन को भी एंड और सिटीज़न को भी ये जो राइट है मिला हुआ है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओके, इस टू सिंग नेशनल एंथम किसके के द्वारा लिखा गया? ये चट्टोपाध्याय के द्वारा 1996 के कलकत्ता शहर में सबसे पहले गाया गया था। सॉरी ये एंथम है, नेशनल एंथम, ओके सॉरी मुझे लगा सॉन्ग है। नेशनल एंथम ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल इज इट? क्या मॉर्निंग असेंबली ऐसा कहीं पे कहा गया है कि मॉर्निंग असेंबली में नेशनल एंथम गाना है आपको? नंबर सेकेंड, टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर, क्या लिविंग क्रीचर के लिए कंपैशन का कहीं जिक्र किया गया? टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, पता है कौन सा यहाँ पे सही है? सही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू न्यूटन। न्यूटन आपने सुना होगा, हमारे कंट्री में भी न्यूटन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है और टोकामाक की टेक्नोलॉजी है जो रशिया की, वो यूज़ किया जा रहा है। उसमें क्या करना जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई लेवल में प्रोड्यूस किया जाता है कि उसमें से जो एनर्जी निकले वो फ्यूज़न को हेल्प करे। ये वैसे तो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फ्रांस में चला हुआ है, कैडारा की जगह पे, एंड एच टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बट न्यूट्रिनो के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक मासलेस पार्टिकल है एंड बहुत सारे न्यूट्रिनो हमारी धरती से पास होते हैं, हमारी धरती से भी एंड हमारे शरीर से भी। एंड ये आफ्टर फोटोन सेकेंड हाईएस्ट पार्टिकल हैं जो अबेंडेंस में पाए जाते हैं। एंड जब इस बीटा डी का होता है, जब नेगेटिव बीटा डी के होता है तब ये न्यूट्रिनो निकलते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो तब निकलते जब पॉजिटिव बीटा डी के होता है। तो एनीवे इट इज़ सब एटमिक पार्टिकल। क्या ये सब एटमिक पार्टिकल है? मतलब ये एटम के अंदर का पार्टिकल है विद नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या ये इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है? एंड अ वेरी स्मॉल मास इज इट? इट ट्रैवल विद अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा हो सकता है कि वैसे तो ऐसा माना जाता है कि स्पीड जो है हाईएस्ट है, क्या ये उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात है, एक में क्वेश्चन वहाँ पे नहीं डाला गया था क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है तो आई जस्ट रीड इट आउट देयर। ओके, फेयर एंड रेमुनेटरी शुगर केन का जो प्राइस है वो कौन इसको चेक करते हैं? नंबर फर्स्ट है, इट द मिनिमम प्राइस सेट बाय टू शुगर केन फार्मर बाय द शुगर मिल एंड इज अनाउंस्ड ईच ईयर बाय द सेंटर इज इट? क्या ये अनाउंस किया जाता है सेंटर के द्वारा? एंड ये मिनिमम प्राइस पेड है जो शुगर केन फार्मर को कभी भी पैसे नहीं दिए जाते, मिल्स को दिए जाते, वैसे भी गलत है। इट इज़ अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट प्राइस ऑन इकोनॉमी, यस ये सेकंड सही। तो सेकंड यहाँ पे सही, विच आर द फॉलोइंग है करेक्ट? अच्छा, फार्मर बाय द शुगर मिल, ओके शुगर मिल है, और दोनों के दोनों ठीक है। विद अमेंडमेंट ऑफ द शुगर केन ऑर्डर 1996 इन 2019, मतलब जो 1966 का जो एक्ट था शुगर केन ऑर्डर 2009 में उसका अमेंडमेंट किया गया है, और उसके साथ ही जो कंसेप्ट है स्टैट्यूटरी MSP का लेकर आया गया। शुगर केन वाज रिप्लेस विद द फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस, जो पहले स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस दिया जाता था शुगर केन से रिलेटेड, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया इन द फेयर रेमुनेटरी प्राइस ऑफ शुगर केन। फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस टू बी पेड टू द शुगर केन फार्मर बाय द शुगर मिल्स एंड इज अनाउंस्ड बाय ईच ईयर बाय द सेंटर। नंबर सेकंड की बात करें, सेकंड भी सही है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस ऑफ द स्केलेबल पेबल बाय द शुगर मिल ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन, जो कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का ही उसको जो है रिकमेंडेशन देते हैं, बट इसको अप्रूव किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी का, जिसको हेड करते हैं PM। एंड ये जो रिकमेंडेशन दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा आफ्टर कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड एसोसिएटेड शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था नरेंद्र मंडल से रिलेटेड था, सॉरी थर्मोस्फेयर। क्या ये फिनोमिनल टेम्परेचर इन्वर्जन का है? यस ये सही था। हीट चार्ज लाइन जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, यस ये भी सही था। यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पाया जाता है, ये भी सही है। तो देख ले रहे हैं तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थर्मोस्फेयर शोज एन इंक्रीज विद हाइट विच इज रेफर टू द टेम्परेचर आई ऑलरेडी टोल्ड यू। This is due to the absorption of the huge amount of the incoming high energy solar radiation by atom of nitrogen and oxygen. However, it is not possible to feel this heat as there are not enough gas molecules to transfer the heat. Number second is also great because the ionosphere is a part of the thermosphere. The ionosphere contains the charged ion which enable wireless communication and broadcasting as reflect the radio waves that are transmitted by the radio station and the communication center. Number third is also correct because international space station orbit करता है altitude of about 400 किलोमीटर, तो वो थर्मोस्फेयर का ही जोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में था। तो आपको बताना था ये जो एडवाइस करेगा वायसरॉय को यस कि किस तरीके से प्रिंसेस स्टेट के साथ रिलेशन रखना, ये भी सही था। डिड नॉट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ओल्ड, यस ये सही कि हर एक स्टेट को किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट है। नॉट फॉर द ब्रिटिश इवन एनी ऑफ द पावरफुल अथॉरिटी दे कुड नॉट बी सच कंसेंसस बिटवीन द बॉडीज़ कि हर एक पर्सन को बना पाए कि वो आए एंड दे कैन बी मेड देयर रिलेशनशिप विद द इतने हॉस्टाइल एंड अनप्रिडिक्टिव पीपल के साथ। In August 1917, Monty Declaration was passed with the pledge that from then on, British policy in India would be directed at the gradual development of self-governing institution. The declaration also raised hopes among the princes. In the wake of the Montague जो declaration हुआ था, the state formed a joint committee which gave its report on February 1918, which he demanded at the federal chamber the princes by formed with which advised the government regarding the princely potential impact of the legislation on the state by the government of India. Statement first is correct. The rules finally got their long-desired council in 1919 as a part of its post-war reform package. The British government announced the establishment of the Chamber of Princes to advise the Viceroy on all the questions affecting both Indian state generally or which were the concern either to empire as to. The chamber was to have 120 seats and was to meet at least once a year at this capital. This body of princes was free to have its own elected representation of the chancellor, but under the overall control of the viceroy. It could select 6 member standing committee whose job was to help the chancellor make the princes' view known to the government. It means that it work was like satisfy itself. Second is also correct because the installation ceremony of the Chamber of the Princes was laid at the Red Fort and in 1921. And however, the Chamber of the Princes, which was expected to be the representative body of the princely state order, could not succeed in bringing into its fold all the princes because some of the premier states like Hyderabad, Mysore, or Udaipur in the world did not join the chamber. The chamber came to be mainly dominated by the middle class states, जिसमें ज़्यादा पार नहीं होती थी, whose activity were known to be resented and feared by many of the smaller states and to be viewed with the dislike of some of the leading princes. The chamber did not get its true representative character. So ये पॉलिसी भी जो है कहीं कह सकते हैं फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, कहीं पे भी किसी भी स्कूल में ये नहीं कहा गया है कि आपको नेशनल एंथम सिंग करना, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करनी, ये बोला गया। नंबर सेकंड है कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर, ये सी भी है आई थिंक, जहाँ तक मैं याद कर पाई तो जी में होगा 51 क्लॉज जी में। एंड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी तो ये एफ में है, नहीं ये एफ में नहीं है, ये आई में है, तो देख ले रहे हैं 51 क्लॉज जी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर। तो second is correct. Third is also correct. The 51 clause way, it shall be the duty of the every citizen of India to safeguard public property and to observe violence and say ये भी सही है। और फर्स्ट की बात करें, it is the not correct because it shall be the duty of the every citizen of India to abide by the constitution, respect its ideal and the institutions. तो यहाँ पे ये भी सही होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूटन से रिलेटेड, तो पहला सही है विद हाफ द स्पीड। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो हायर नहीं हो सकती स्पीड से, बस ये एक राइट हैंड थंब रूल। न्यूटन सब एटॉमिक पार्टिकल okay. A Newton is a subatomic particle that is very small to have electron but has no electrical charge overall and there is a very mass less भी है which might even be zero also. न्यूट्रॉन also one of the most abundant particle पाया जाता है यूनिवर्स में आफ्टर फोटोन एंड इट इज़ वेरी लेस इंट्रैक्शन कर पाता है किसी और मटेरियल के साथ। इट मीन दैट इट इज़ अ केमिकली स्टेबल पार्टिकल एंड स्टेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट इटसेल्फ। तो ये इससे हाफ द स्पीड नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो हम देख ले रहे हैं हमने पढ़ा क्या है आज के बारे में। मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड वट एवर आई टॉक टू यू। एनीवे मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो हमने पहले फेयर एंड रेगुलेटरी प्राइस एंड शुगर के बारे में जाना, किस तरीके से पहले कमेटी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस दिया जाता था एंड देन बाद में उसको चेंज कर दिया है। एंड जो कमीशन जो फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है रिकमेंडेशन देते हैं
कैबिनेट ऑफ कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इसको अप्रूव करते हैं एंड इसको हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं, ये हमने जाना था। सेकंड क्वेश्चन में जो हमने देखने की कोशिश की थी दैट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर इन थर्मोस्फेयर कम्युनिकेशन एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लाइज इन द थर्मोस्फेयर इटसेल्फ। तो मैंने पूरे कंपोजिशन जब मैं इसके क्वेश्चन समझाई तो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। देन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में बात किया था, तो ये कब बनाया गया था, किस तरीके से सामने आया था। 1971 में मेंटल डिक्लेरेशन हुआ था, जिसकी वजह से ये कोशिश की गई थी कि किस तरीके से रिलेशन रखा जा सकता है, लेकिन ये 1921 में बना तो, लेकिन हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं है। जो प्रीमियर लीग थे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, मैसूर, उदयपुर नहीं आ पाए थे एंड इट इज़, तो इसकी इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। टू सिंग द नेशनल एंथम ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल टू हैव कंपेशन, तो ये सेकेंड थर्ड था, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द न्यूट्रिनो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। ये हमने न्यूट्रिनो के बारे में जानना था। हमारे इंडिया में जो थेनी में बन रही है एंड वैसे इंटरनेशनल लेवल पे फ्रांस में बन रही है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो टोकामक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी वहाँ से जनरेट होगी तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन के पार्टिकल को छटने में। एंड एक गोल्ड करके गोल्ड पार्टिकल बनाए गए हैं जो वाटर को प्योरीफाई कर सकता है, वाटर को प्योरीफाई कर देगा, तो ये एक टेक्नोलॉजी न्यू आई है। हाँ, एक न्यूज़ जो फोर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन जो कंपोजिशन की बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कंपोजिशन होते हैं, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट एंड सिलेक्शन पैनल नहीं होता है। नहीं क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, टेन्योर जो है 6 साल या 65 जो भी पहले हो जाए। सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट इनकी डिटरमाइन करते हैं। रिमूवल की बात करें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से इनको रिमूव किया जाता है। रिपोर्ट जो है कहीं पे इनकी नहीं जाती है। नोट डिपार्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग पोस्ट, तो इनको कोई डिपार्मेशन भी नहीं है कि वो पोस्ट को डिबार कर सकते हैं। एंड अदर रिमार्क इज एक्सपीरियंस नोट चार्जेस फ्रॉम, अच्छा एक्सपेंसेस जो इनके वो चार्ज नहीं करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देन यूपीएससी चेयरमैन होते हैं एंड मेंबर आई थिंक 11 इसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ हो सकती है। एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स सेलेक्टेड और द फ्रॉम द स्टेट जो वर्किंग है वहाँ पे 6 और 65 साल की उम्र तक। सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट है। एंड रिमूवल की बात करें तो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे। और रिपोर्ट सबमिशन की बात करें तो प्रेसिडेंट को करते हैं। एंड पोस्ट रिटायरमेंट नोट एलिजिबल नहीं आगे लेने के लिए। एंड अदर रिमार्क चार्ज आई डोंट नो व्हाट इज द केस। अच्छा, चार्ज रिकॉन्सिलेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। एसपीसी की बात करें चेयरमैन प्लस मेंबरशिप, इनको अपॉइंट करता है गवर्नर, उनको हटाता भी गवर्नर है, ये गलत है। 6 और 62 ईयर्स ठीक है। एंड फाइनेंस कमीशन 4 है, चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट सर्विस कंडीशन। सबमिशन की बात करें तो प्रेसिडेंट करते हैं। एंड पोस्ट रिटायरमेंट यस एलिजिबल है ये पर्सन। एनएससी की बात करें तो चेयरमैन प्लस 3 वाइस चेयरमैन के साथ 3 मेंबर और होते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। 3 साल तक इनका टाइम पीरियड होता है बाय प्रेसिडेंट, ये जो है चूज़ करते हैं इनको। अटॉर्नी जनरल का ये पूरा चार्ट है, ठीक है, आप देख लीजिएगा।